क्योंकि ईरान ही वो मुल्क है जो फिलहाल अमेरिका के काम आ सकता है। अमेरिका को कच्चे तेल और नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा स्टॉक चाहिए, वो भी बहुत ही कम वक्त में, ताकि रूस पर यूरोप की निर्भरता को कम किया जा सके और रूस को आर्थिक प्रतिबंधों की तपिश महसूस करवाई जा सके। लेकिन अमेरिका अब तक न तो यूरोप से रूस को अलग कर पाया है और न ही रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ी चोट कर पाया है, जिसकी साफ वजह है कच्चा तेल और नेचुरल गैस। यूरोप की मजबूरी है कि उसे रूस से ही कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदना है। अमेरिका की अपील मानकर रूस से कारोबारी रिश्ते बंद तो किए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के पास यूरोप को देने के लिए तेल और गैस नहीं है। मतलब ये कि यही कच्चा तेल और नेचुरल गैस पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है और बाइडेन की सबसे बड़ी कमजोरी। हालांकि खबर ये है कि बाइडेन अपनी इस कमजोरी पर बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं, जिसे पिछले कई दशकों से अमेरिका दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताता रहा है। अब तक ईरान पर बाइडेन की नीति में भी नरमी के कोई संकेत पहले कभी नहीं मिले थे। लेकिन अब ईरान पर बाइडेन इतने बड़े यू टर्न पर विचार कर सकते हैं जिसकी पहले कभी उम्मीद भी नहीं की गई। लेकिन खबर ये है कि ईरान भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। ईरान भी अपनी शर्तों का मसौदा तैयार कर चुका है। वो शर्तें जो अमेरिका की तेल और गैस की डील से पहले रखी जाएंगी। सबसे पहली शर्त ये होगी कि अमेरिका ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटा ले, ताकि ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। लेकिन ये शर्त मान लेना भी कोई आसान बात नहीं है। अगर आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं, बल्कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर भी पड़ेगा। इसका मतलब साफ होगा कि बाइडेन के लिए ईरान से किसी भी तरह की सौदेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका में कुछ ही महीनों में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, जिनमें बाइडेन के सामने एक बार फिर लोगों का भरोसा जीतने की बड़ी चुनौती होगी। चुनाव में जाने से पहले ही बाइडेन के लिए यूक्रेन जंग गले की हड्डी बन चुकी है। ऊपर से अगर ईरान पर नरमी बरती गई तो इसे अपने आप में अमेरिका की बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा। माना यही जाएगा कि लंबे वक्त तक प्रतिबंध लगाने के बाद भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और आखिरकार अमेरिका ने ही हार मान ली। अगर ईरान से डील नहीं होती है तो पुतिन के सामने सुपर पावर अमेरिका का सरेंडर दिखने लगेगा। बाइडेन की यही मजबूरी ईरान के लिए मोलभाव का मौका बनी हुई है। ईरान अमेरिका से वो सब कुछ करवाना चाहता है जो वो करवाना चाहता है। असल में अमेरिका अपने रिजर्व तेल भंडार को खर्च नहीं करना चाहता। ऐसे में जब उसने रूस पर प्रतिबंध लगाया तो तेल के लिए ईरान की तरफ हाथ बढ़ाया। ईरान अमेरिका की इस मजबूरी को समझ गया और उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। ऐसे में बाइडेन अपनी ही चाल में फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुलकर तेल के अर्थशास्त्र पर बात की। आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस का कच्चा तेल कहां जाएगा और कैसे जाएगा, रूस ने दुनिया को अच्छी तरह समझा दिया और साफ संकेत दे दिया कि प्रतिबंधों के आगे रूस का झुकने का कोई इरादा नहीं है। रूस ने साफ कर दिया कि उसके पास प्रतिबंधों से निपटने का पूरा प्लान तैयार है। असल में रूस को सबसे ज्यादा तकलीफ आर्थिक प्रतिबंधों से नहीं, बल्कि कच्चे तेल पर लगे बैन की वजह से हुई। लेकिन पुतिन के बयान से साफ हो गया कि उनकी तैयारी इससे आगे की है और ये साफ कहा कि उनके देश को इस फैसले से तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इस तकलीफ का हल भी उन्होंने निकाल लिया। मोटे तौर पर इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 2 रास्ते निकाले हैं। पहला तो ये कि अपने देश में तेल की खपत बढ़ाई जाए। तेल की खपत बढ़ाने के लिए रूस अपने देश में कई तरह के उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है। दूसरी बात ये कि नए ग्राहक खोजे जाएं। असल में नए ग्राहक खोजने की पुतिन की तैयारी भी केवल बयान भर नहीं है, बल्कि रूस पहले से नए ग्राहक खोज भी चुका है। इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और चीन का हो सकता है। दोनों दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाले देश हैं। दोनों अगर रूस का तेल खरीद लें तो अमेरिका के कड़े फैसलों से रूस का बाल भी बाका नहीं होगा, जिसके तहत भारत और चीन को सस्ता कच्चा तेल मिल जाएगा और रूस अपना वो तेल बेचने में कामयाब हो जाएगा जो अचानक उसके अपने देश में बेकार हो गया है। मतलब ये वो तेल था जो निकाला जा रहा था अमेरिका और ब्रिटेन को भेजने के लिए, लेकिन अचानक इन देशों ने खरीदने से इनकार कर दिया था। यानी एक ऐसी डील जिसमें खरीदार भी खुश और दुकानदार की भी बल्ले बल्ले। हालांकि तकलीफ अमेरिका की बढ़ गई है, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ गई है। इन देशों में अगर कच्चे तेल की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता ना निकला तो समस्या कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है।
तेल की किल्लत हो सकती है। ये चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहले ही आसमान छूती तेल की कीमतों ने अर्थव्यवस्था संभालने में मुश्किल खड़ी कर दी है। मतलब साफ है कि अमेरिका की तरफ से कच्चे तेल पर लगे बैन की तैयारी रूस काफी पहले ही कर चुका था, लेकिन बैन लगाने वाले देशों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उधर जंग के बीच ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति ट्रेन से कीव पहुंच गए। पिछले दिनों यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वहां की सड़कों पर घूमते नजर आए थे, जिसके बाद अब यूक्रेन का समर्थन करने का जिम्मा संभाला उसके पड़ोसी देशों ने। इनमें पोलैंड के अलावा बाल्टिक देश, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया के राष्ट्रपति भी शामिल रहे और इन सभी का ज़ेलेंस्की ने कीव में पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वहां ज़ेलेंस्की इनसे हाथ और गले मिलते दिखे। यही नहीं, इन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई ताकि यूक्रेन की राजधानी से वो पुतिन सरकार को सख्त संदेश भेज सके। इतना ही नहीं, ये सभी मेहमान ज़ेलेंस्की के हाथों के ऊपर हाथ रखते भी नजर आए ताकि उनके लिए मजबूती से समर्थन जताया जा सके। पोलैंड के अलावा बाल्टिक देशों के यूक्रेन की राजधानी कीव में जुड़ने के कई मायने हैं। इन देशों पर पुतिन की पहले से नजर है। ये देश अब नहीं चाहते कि जो यूक्रेन के साथ हुआ वही उनके साथ भी दोहराया जाए। इसीलिए ये सारे देश इकट्ठा होकर यूक्रेन के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। यही वजह है कि जंग के बीच में ही उन्हें कीव में कदम रखने पड़े, क्योंकि बात न सिर्फ यूक्रेन बल्कि खुद की भी थी। और कीव ही नहीं, यूक्रेन के ये मेहमान बोरोद्वांका में भी पहुंच गए, जहां पिछले दिनों यूक्रेन ने रूसी सेना पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। और इसी जगह हुई तबाही पड़ोसी देशों के नेताओं को भी दिखाई गई। इस दौरान धमाके से टूट चुकी इमारतें और टैंक नजर आए। ये नेता वहां पूरे सुरक्षा घेरे में थे। अभी इस जगह पर राहत का काम जारी है। बोरोद्वांका की तबाही देखने के बाद लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने बताया कि इलाका काफी दर्द में है और साथ ही उन्होंने दावा किया कि वहां यूक्रेन के कई लोगों की हत्याएं हुई और उन्हें टॉर्चर भी किया गया। जबकि यूक्रेन का तो यहां तक कहना है कि बोरोद्वांका में बुचा शहर से भी ज्यादा बर्बरता हुई और इस हमले के बाद लोगों को उनके मकानों के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया गया। और यहाँ की तबाही देखने के बाद पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैरान रह गए और ये हैरानी उन्होंने साझा बयान जारी करते समय भी जताई। इन नेताओं ने इस जंग को आतंकवाद करार दिया, साथ ही पुतिन सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए। इसके अलावा यूक्रेन के इन पड़ोसी देशों ने जंग के दौरान हुई बर्बरता की जांच की मांग भी उठाई। साथ ही यूक्रेन पहुंचने पर ज़ेलेंस्की ने इन सभी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और आगे भी रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की। उधर खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जंग के हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेन जा सकते हैं और इससे पहले यूके समेत कुछ नेटो देशों के प्रमुखों का यूक्रेन दौरा हो चुका है। और अब बारी है अमेरिका की, यानी बाइडेन की, जो इस युद्ध की शुरुआत से ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। 50 दिनों से जारी इस जंग में वो हथियारों के साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाले दूसरे साजो सामान की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। रूस को धमकी तक दे रहे हैं, उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं। अब खबर ये आई है कि युद्ध के दौरान बाइडेन खुद यूक्रेन जाकर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे, जिसके लिए व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि उनके यूक्रेन जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मंथन इस बात पर भी किया जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस में किनका यूक्रेन जाना ठीक रहेगा। इसके अलावा हो सकता है कि ये दोनों ना जाएं और उनकी जगह पर अमेरिका के रक्षा मंत्री को यूक्रेन भेजा जाए। इस बीच अमेरिका ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6,000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खेप यूक्रेन भेजी जाएगी। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस अब और भी घातक हमले करने की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन के लिए हथियारों की मदद करने के ऐलान से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना जंग के 50 दिन बीत जाने के बाद अब यूक्रेन के पूर्व में डोनबास प्रांत में और भी भीषण हमला करने जा रही है।
इसे देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को और भी आधुनिक और ज्यादा मारक हथियारों की मदद देने का फैसला किया, जिसमें इस बार अमेरिका यूक्रेन के लिए 11 MI यानी 11 MI 17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसके साथ ही 18 होवित्जर तोप भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए भेजी जाएगी, जबकि 300 आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन भी यूक्रेन को दिए जाएंगे, जो रूसी टैंकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यही नहीं, बेहद हल्की और मारक 500 जेवलिन मिसाइल भी रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका को यूक्रेन भेज रहा है, जिनकी मदद से यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों की तिकड़ी का मुकाबला कर पाएंगे। यूक्रेन को हथियारों की बड़ी मदद देने के ऐलान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये दावा भी किया कि रूस के खिलाफ इस जंग में वो आगे भी ज़ेलेंस्की की हर तरह की मदद करते रहेंगे, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने भी उनका आभार जताया। Говорив сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. बताया गया कि इस बार यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों में कुछ ऐसे हथियार भी शामिल हैं, जिसे देने से अमेरिका ने पहले इनकार कर दिया था और ये डर जताया था कि ऐसा करने से रूस के साथ उसका टकराव और बढ़ जाएगा। लेकिन अब अमेरिका ने वो हथियार भी यूक्रेन को देने का फैसला किया है, क्योंकि उसने हमले से पहले भी रूस को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने उसे नजरअंदाज करके यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इसके बाद अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा हुआ और उसने पहले भी वहां हथियारों की बड़ी खेप भेजी थी, जिसमें 1400 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइल शामिल थी, जबकि 5000 एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन भी यूक्रेन भेजी गई थी। यही नहीं, 7000 दूसरे एंटी टैंक हथियारों की भी मदद दी गई थी। इसके साथ ही 7000 राइफल और 50 लाख गोलियां भी यूक्रेन की सेना को दिए गए थे। उधर जंग के बीच खबर है कि पुतिन के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु का हार्ट अटैक उनको आया। दावा किया गया कि यूक्रेन जंग में अब तक सफलता न मिलने की वजह से पुतिन उनसे काफी नाराज थे और उन्हें चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद ही रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ गया। ये दावा किया रूसी मूल के एक इजरायली कारोबारी ने, जो कभी रूस का सबसे अमीर शख्स था। लेकिन पुतिन ने जैसे ही उसकी तेल कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, वो 2003 में रूस छोड़कर इजराइल में जाकर बस गया। हालांकि पुतिन के रक्षा मंत्री पिछले कई हफ्तों से लोगों के सामने नहीं आए हैं। जंग की शुरुआत में ही वो नजर आए थे। खबर है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 50 दिन बीत जाने पर पुतिन बेहद गुस्से में है। तो वहीं यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ खड़ा जो फ्रांस है, वो अप्रैल होते होते पुतिन की ही टीम में शामिल हो सकता है। मतलब अमेरिका का खेमा टूट सकता है और पुतिन को एक नया साथी मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की एक पुरानी दोस्त फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही हैं, जो कि 24 अप्रैल को होना है। और अगर कट्टरपंथी मारीन ले पेन जीत गए तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बल्कि यूरोप और पूरे के पूरे नेटो में उथल पुथल मच जाएगी। सत्ता और सुरक्षा के समीकरण बदल जाएंगे और फ्रांस पुतिन के हाथों की कठपुतली बन जाएगा, क्योंकि 53 साल की मारीन ले पेन पुतिन की पुरानी साथी है और उन्हें अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो फूटी आंख नहीं सुहाता, बल्कि वो तो ये वादा तक कर चुकी हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वो फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगी। बाद में उन्हें तबाह भी कर दिया गया। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया, ताकि यूक्रेन की सेना की मुश्किलें और बढ़ जाएं। हालांकि रूसी सेना के उन जगहों से जाने के बाद बिजली की सप्लाई को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात जुटे रहे। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के कई इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें सड़कों पर जिंदा बम पड़े दिखे, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें डर है कि कहीं वो इन बमों की चपेट में न आ जाएं। सामने आए वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों जिंदा बम और मिसाइलें पड़ी नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ गोला बारूद ही दिखाई दिया। शहर के लोगों को बमों से बचाने के लिए यूक्रेन के जवान इलाके में गश्त करते नजर आए। सैनिकों ने अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया, ताकि बमों से लोगों को बचाया जा सके। सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कई जिंदा मिसाइलें चारों तरफ पड़ी नजर आईं। यही नहीं, कुछ बर्बाद टैंक और हमले में तबाह गाड़ियों का मलबा भी दिखाई दिया। वहीं कुछ इमारतों पर तो गोलियों के निशान ऐसे दिखाई दिए मानो किसी ने टारगेट कर हमले किए हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी फौज शहर में हजारों जिंदा बम
और मिसाइलें इसलिए छोड़ गई ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। और इस बीच पुतिन सरकार ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी और इस धमकी से पहले यूक्रेन की सीमा के पास पश्चिमी रूस के कुर्क इलाके में फायरिंग की कुछ आवाजें सुनने का दावा भी किया गया। और इसी के बाद रूस हरकत में आ गया। उसके रक्षा मंत्रालय ने सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव को भी उड़ाने की धमकी दे दी। कीव का मतलब है वो जगह जहां जेलेंस्की जंग के दौरान भी मौजूद हैं। ऐसे में रूस की इस धमकी के मायने यही निकाले गए कि वो जेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेंगे। Cases continue. The Russian armed forces will strike at decision-making centers, including in Kyiv. कुर्स्क का इलाका रूस के पश्चिमी हिस्से में आता है। ये वही इलाका है जहां पिछले दिनों रूसी सेना के काफिले को लोगों ने काफी गर्मजोशी से यूक्रेन रवाना किया था। लेकिन अब कुर्स्क में फायरिंग की खबर से रूस आग बबूला हो गया है। हालांकि जिस इलाके में फायरिंग सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, वहां के प्रशासन ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में ये फायरिंग हुई है। वैसे पिछले दिनों पुतिन सरकार ने अपनी सीमा के अंदर तेल कंपनी पर भी हमले का दावा किया था। तब भी उसने यूक्रेन पर बदला लेने के आरोप लगाते हुए उसे पलटवार की धमकी दी थी। और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। ना पुतिन पीछे हटे और ना यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने